सबिहा जमील और आज की वीडियो हमने रिज्यूम करनी है फॉर द एमसीक्यूज़ ऑफ असेसमेंट। अब जिनका टेस्ट हो गया है उनके लिए तो बस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। इवन आपके जो भी टेस्ट हो रहे हैं जिसमें आपके पेडागोजी के एमसीक्यूज़ होते हैं, उन सारे एमसीक्यूज़ के लिए ये वीडियोस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि पेडागोजी एमसीक्यूज़ भी कोई लेवल नहीं है कि इस लेवल से आएंगे या इस बुक से आएंगे। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको डिफरेंट बुक्स से और इसके साथ जो है इंटरनेट से मैच करके फिर एमसीक्यूज़ करवा दूँ। तो जो जिनका रहता है वो ये देख लें, और इवन जो है बाकी प्रोविंसेस के भी जो टेस्ट हो रहे हैं रिगार्डिंग टू द पेडागोजी, उनके लिए भी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। हम 20 एमसीक्यूज़ कर चुके थे, तो आज हम 21 से रिज्यूम करेंगे। सबसे पहले आपका फैसिलिटी वैल्यू का क्वेश्चन है, विच इज़ फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.2 मीन्स। फैसिलिटी वैल्यू एक पैरामीटर होता है जिसपे आप अपने आइटम को, जो कि आपका क्वेश्चन होता है, उसको आप जज करते हैं, और ये किससे किस जज करवाता है, ये आपको बताता है कि आपका आइटम कितना ईजी या कितना डिफ़िकल्ट था। सो दे आर आस्किंग कि 0.20 से जो कम वैल्यू होती है, फैसिलिटी वैल्यू जो कम होती है 0.20 से, वो आइटम कैसा होता है, वो आसान होता है, बहुत आसान, एक्सेप्टेबल या डिफ़िकल्ट। तो इसका आंसर है दैट इज़ डिफ़िकल्ट आइटम। 22nd, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप्स बिकॉज सच क्वेश्चन, आपकी जो मार्क करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन से ज़्यादा जो है एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। क्यों? बिकॉज उसका आंसर क्या हो सकता है, दे आर ईजी टू प्रिपेयर, दे आर ईजी टू सॉल्व, दे आर ईजी टू मार्क, या टेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग। तो वो प्रिपेयर करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि आप कॉन्सेप्ट वाइज प्रिपेयर करते हैं, ना ही सॉल्व करना आसान होता है क्योंकि आपको आंसर आएगा तो ही आप सॉल्व करेंगे। तो ये ईजी टू मार्क होते हैं। आप इस तरीके से 23 में आपसे पूछा गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू होती है आपकी टेस्ट आइटम की, वो अगर 0.4 से ज़्यादा हो तो वो आइटम क्या होता है, वो एक्सेप्टेबल होता है। ये आपने टेबल याद करके जाना है, ठीक है। उसके बाद 24th में हमारे पास है टेस्ट्स इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन पैटर्न्स और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट मटीरियल्स आर कॉल्ड। अच्छा, वो टेस्ट जो आपको, जिसमें स्पेसिफिक किस्म के पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि चेक लिस्ट हो गए, पोर्टफोलियोज हो गए, इसके अलावा जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो आपको स्पेसिफिक कॉन्क्रीट जो है रिस्पॉन्स देते हैं, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन देते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, उन टेस्ट को क्या कहा जाता है, उनको परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है। 25th, इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स यानी कि जो MCQs होते हैं, द स्टेम ऑफ द आइटम शुड बी। अब आपको पहले MCQs के बारे में इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो आपका ये क्वेश्चन होता है ना, क्योंकि ये भी एक MCQ है, आपका जो ये क्वेश्चन होता है इसको हम स्टेम कहते हैं। जो आपके ऑप्शंस होते हैं, जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, उनको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, ठीक है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे प्रॉपर आंसर से। और जो आपका आंसर होता है उसको तो हम आंसर ही कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो वो कह रहे हैं कि MCQs में आपका जो स्टेम होगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, लार्ज या स्मॉल या रेलिवेंट या मीनिंगफुल। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर यही है कि आपका मीनिंगफुल स्टेम होना चाहिए। 26, विच अप्रोप्रिएट वर्ब विल यू यूज़ टू मेक एन ऑब्जेक्टिव बिहेवियरल। अब आप जब ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए आपने कौन सा वर्ब यूज़ करना होता है, टू नो, टू अप्रिशिएट, टू अंडरस्टैंड या टू कंस्ट्रक्ट। तो इसमें आप टू कंस्ट्रक्ट का वर्ब यूज़ करते हैं ज़्यादातर। 27, द ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग द पर्पज़ ऑफ टीचर्स आर कॉल्ड। वो ऑब्जेक्टिव जो टीचर के पर्पज़ को रिप्रेजेंट करे उनको क्या कहा जाता है, वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि वो टीचर के इंस्ट्रक्शन से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था रिसेंटली कि आप जो है MCQs बहुत बोरिंग करवा रही हैं तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि बोरिंग करवाने का ये मकसद है कि आप लोग को याद रह जाए। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्टर्ब कर रही है तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपको इस तरीके से याद नहीं रहेगा जब आप MCQs के लिए बैठेंगे, क्योंकि रीडिंग तो देखिए कोई भी कर सकता है, और इस तरीके से पढ़ना होता तो आप खुद भी पढ़ सकते थे। यू आर वॉचिंग द वीडियो बिकॉज यू वांट टू लर्न इन एन एफिशिएंट वे। तो फिर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है तो आप फिर 2x पे लगा के इसको सुन लें। और इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली सोचा है कि मैं एक ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें ये लेआउट नहीं होगा MCQs का। मैं इस तरीके से MCQs करवाऊंगी कि आपको फील नहीं होगा कि MCQs हो रहे हैं। तो वो एक हॉलिस्टिक मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगी, बट आफ्टर योर पेपर्स इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप इज, जो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, बड़े जो होते हैं आपके, उनका मेन एडवांटेज क्या होता है। नंबर 1, दे कैन मेजर कम्प्लेक्स लर्निंग आउटकम विच कैन नॉट बी मेजर्ड विद एनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नंबर 2, द स्टूडेंट कैन गेस टू द आंसर, दे आर ईजी टू मार्क, या दे कैन डायग्नोज लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट। तो इनके लिए हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं लर्निंग के लिए, इस चीज़ के लिए कि हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज उनकी देख सकें। ये ईजी टू मार्क बिल्कुल भी नहीं होते, ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू मार्क होते हैं, और इसमें जो है स्टूडेंट कभी भी गेस नहीं कर सकता आंसर को। तो इसका आंसर जो है ना, दिस वन इज़ द आंसर। 29,
रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट एज ऑब्जर्व बाय अ टीचर इज़। अब ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आपको स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में बताते हैं थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द ईयर। अब आपके पास इसका आंसर एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। ये ऑटोबायोग्राफी, इंटरव्यू और क्वेश्चनर नहीं होते, क्योंकि इसमें एज सच ऑब्जर्वेशन टीचर की नहीं होती। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में टीचर ऑब्जर्व कर रही होती। मे बी असेंबली वाले टाइम में स्टूडेंट ने कुछ कर लिया तो टीचर, वो एक ऐसे पेज बना होता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है कि नेम, टाइम और क्या वो चल रहा था, यानी कि इवेंट क्या चल रहा था, क्या इंसिडेंट हुआ और बच्चे ने क्या किया। तो वो जो सारी डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो आपको, वो एक नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप का रिकॉर्ड होता है जो आपको स्टूडेंट के बिहेवियर के बारे में बताता है। तो दैट इज़ एनेक्डोटल रिकॉर्ड। 30, अ टेस्ट वेरी पॉपुलर विद द क्लासरूम टीचर इज़। सबसे ज़्यादा जो टीचर्स टेस्ट को प्रेफर करती हैं क्लासरूम के लिए, वो मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो ज़्यादातर इसी को प्रिपेयर करती हैं। फिर है फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स ऑफ समेटिव एवेल्यूएशन। अब समेटिव एवेल्यूएशन कौन सी है? जो कि बाय द एंड ऑफ द ईयर हो रहा है फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा टूल्स वो यूज़ होते हैं, दैट इज़ टेस्ट, ठीक है। आपकी ओरल क्वेश्चनिंग जो है ना एक हद तक होगी, असाइनमेंट्स एक हद तक होंगे, यानी कि वो जो डेली असाइनमेंट होते हैं वो तो आपके फॉर्मेटिव टेस्टिंग के लिए होते हैं, और ऑब्जर्वेशन भी आपकी समेटिव जो है एवेल्यूएशन नहीं कर रही होती। जो टेस्ट होते हैं वो आपको समेटिव एवेल्यूएशन दे रही होती है। एंड आई होप यू पीपल नो अबाउट फॉर्मेटिव एंड समेटिव एवेल्यूएशंस। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन। अब आपके पास यहाँ पे दो किस्म के जो है टेस्ट्स होते हैं या असेसमेंट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट्स और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट्स। तो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड वो होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के बारे में बताता है कि स्टूडेंट की डेवलपमेंट कितनी है। वो कभी भी आपके स्टूडेंट को किसी और ग्रुप या अपने किसी और क्लास फेलो के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करवाता, ठीक है। वो स्टूडेंट की डेवलपमेंट पे फोकस करता है कि इस बच्चे को कितना आता है। तो अब आप देखें कि इनमें से वो कौन सा बन रहा है। नंबर 1 इज नवाल कैन स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नंबर 2, फबीहा गॉट द हाईएस्ट स्कोर। कुबरा GRE स्कोर इज 350 एंड नंबर डी इज उमामा's परसेंटाइल इन मैथ्स टेस्ट इज 35। ये मेरे फैमिली के नाम है। अब देखते हैं कि क्या होता है मेरा वीडियो के बाद। तो अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप फबीहा गॉट द हाईएस्ट स्कोर को कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मेरा कंपैरिजन किसी के साथ हो रहा है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैंने लिए ना, या मैं कहती हूँ कि फबीहा गॉट द लोएस्ट, तो तब भी मेरा कंपैरिजन हो रहा है। तो ये नॉर्म रेफरेंस्ड हो गया, इट इज़ नॉट क्राइटेरियन। फिर GRE स्कोर इज़ 350। अगेन यहाँ पे एक पैरामीटर है, एक ऑप्टिमम लेवल है, जो है मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मार्क्स होंगे 400, तो उसमें से उसने 350 लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपके पास एक पैरामीटर आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे भी आपके परसेंटाइल एडिड हैं, विच मीन्स कि इसका कोई स्पेसिफिक जो है आपका लेवल या पैरामीटर होगा। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपको बता रही है कि ये सिर्फ नवाल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि नवाल को न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन आ रहा है, तो ये बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बता रही है, और ये क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन हमें दे रही है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट, द समेटिव इवैल्यूएशन इज़, वो क्यों की जाती है समेटिव इवैल्यूएशन? वो बाय द एंड की जाती है, तो वो क्या डायग्नोज करती है, जजमेंट सर्टिफाई करती है, या फिर कंटिन्यूस होता है या ऑन गोइंग होता है? तो इसका आंसर बहुत ईजी है कि वो जजमेंट सर्टिफाई करती है। 35, द MCQs या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कम्पोज ऑफ अ क्वेश्चन और स्टेटमेंट रेफर्ड एज। एक उसकी स्टेटमेंट होती है, मैंने आपको अभी पहले बताया कि उसका नाम आपका स्टेम होता है। 36, which questions have increasing objectivity of marking? Now you have two things, एक objectivity होती है और एक subjectivity। objectivity जो है ना, आपको proper exact meaning बताती है, in facts and figures बताती है, quantitative measurement आपको provide करती है, उसमें शक करने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। इस तरीके से जो subjectivity होती है वो बहुत ज़्यादा general होती है, वो इतनी specified नहीं होती। तो यहाँ पे वो कौन से questions है जो आपको objectivity provide करते हैं? ये आंसर्स आप देख लें, इसका आंसर है multiple type questions। फिर है द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन USA इज ऑल्सो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, ये भी आपने याद रखना है। फिर है विच क्वेश्चंस आर डिफ़िकल्ट टू मार्क विद द रिलायबिलिटी। वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप मतलब कि मार्क तो कर देते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, उसमें प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट की स्कोर की नहीं हो पाती। दैट आर योर अनस्ट्रक्चर्ड एसेज। 39, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर। अब ये जो है ना, ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी के असेसमेंट्स हैं या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं, और ये थोड़े से जो है सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसमें यानी जो भी आपका क्लाइंट होता है या स्टूडेंट होता है, लेट्स से, वो आप अपने जो है थॉट्स, अपने बिलीव्स, अपने ट्रू ओपिनियंस का इजहार करता है, और आपको फिर उसकी
जो है ना पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। तो आपने याद रखना है कि ये आपके पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। इसी तरीके से वो टेस्ट जो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को जो है प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि आपको पता चलता है कि एक स्पेसिफिक फील्ड में बच्चा कितनी जो है ना प्रोफिशेंसी रखता है, वो किस किस्म से उसमें परफॉर्म करता है। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजर्स पे बेस करते हैं, यानी कि इसमें टिक या फिर रॉन्ग हो जाता है, या फिर वो जो बबल शीट होती है, आपके टेस्ट भी उस पर हो रहे होते हैं जिस पे आपने OMR जो शीट्स होती हैं, इस तरीके के जो मोस्टली टेस्ट होते हैं वो आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। 41 क्यूडर रिचर्डसन मेथड इज़ यूज टू एस्टिमेट। ये दो डिफरेंट लोग हैं और इन्होंने मिल के एक फार्मूला निकाला था जिसको क्यूडर रिचर्डसन 20 फार्मूला कहते हैं, और वो आपके टेस्ट की जो है रिलायबिलिटी को चेक करता है। 42 द टेस्ट मेजर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेजर, दिस क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट इज नोन एज। अब ये आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से टेस्ट होते हैं जिसकी जब आपको रिजल्ट्स मिले तो आपको ये यकीन हो जाए कि यही वो स्पेसिफिक स्किल या यही वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया था जिस पे मैंने बच्चे को टेस्ट करना था। तो उस टेस्ट को कहते हैं वैलिडिटी। ये इतना वैलिड टेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ कि मैं अगर बच्चे को 1 2 3 लिखवा रही हूँ ना, तो चलें ये तो वो याद कर लेता है। तो अब ये जो 1 2 3 उसने 10 तक याद किया, ये हो सकता है उसने ड्रिल की वजह से याद किया हो, क्योंकि हम बार बार क्लास में ड्रिल मेथड से पढ़ रहे थे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बैकवर्ड काउंटिंग दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं अब देखना चाहती हूँ कि क्या वो बैकवर्ड काउंटिंग के साथ कोप अप कर सकता है या नहीं। वो कर लेता है तो फिर मैं कहती हूँ कि हाँ जी, मैंने जो स्किल सोचा था कि ये बच्चे में होना चाहिए वो अब इसमें है। तो ये जो टेस्ट होगा ना, ये मेरा इस टेस्ट से ज़्यादा वैलिड होगा। फिर 43 है द लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी टेस्ट की लेंथ इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। फिर आपके पास 44 है द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विथ द अदर स्टूडेंट इज कॉल्ड। मैंने आपको अभी पीछे बताया था वो टेस्ट जो कि एक स्टूडेंट की दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपैरिजन करे, तो वो टेस्ट आपका नॉर्म रेफरेंस्ड होता है। ठीक है। और जो बाकी होता है जिसमें हम सिर्फ एक सिंगल स्टूडेंट की डेवलपमेंट को देखते हैं, वो आपका क्राइटेरियन जो रेफरेंस्ड असेसमेंट होता है, ये टेस्ट होता है। 45 स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इज। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन का वर्ड आया हुआ है, तो हम कंपैरिजन किस में करते हैं? कंपैरिजन हम करते हैं नॉर्म में। तो इस तरीके से नहीं वो अपना माइंड बनाना, आपने देखना है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि आपके जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो क्लियरली डिफाइंड हो उस लर्निंग टास्क के साथ, जो लर्निंग टास्क हम जो, हाँ, ये डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, कि वो स्पेसिफिक स्किल को जानता है। लर्निंग टास्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ न्यूटन्स लॉ आपका लर्निंग टास्क है, और वो उसी लर्निंग टास्क के कंपेरिजन में उसको एक्सेल कर लेता है, तो ये आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। यहाँ पे ये डालने का मकसद ये था कि आप वर्ड्स को देख के ना मतलब परेशान ना हो जाएं टेस्ट के अंदर। फिर है समेटिव इवैल्यूएशन कब होती है आपकी? स्टार्ट, एंड, ड्यूरिंग या फिर ऑल ऑफ अबव। तो आपकी एंड ऑफ द प्रोग्राम में समेटिव इवैल्यूएशन होती है। फिर आता है द अपीयरेंस ऑफ अ नॉर्मल कर्व रिजेंबल्स विथ। आपका जब एक नॉर्मल, ये जो कर्व होता है ना, जो नॉर्मल कर्व के आपके टेस्ट होते हैं ना, वो बेल शेप्ड होते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे बेल बना होता है। यानी कि जो आपका ग्राफ होता है अगर वो ऐसे है या ऐसे है या इस तरीके से जा रहा है, तो ये नॉर्मल आप समझे कि यानी कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर आपका बेल जा रहा है ना, इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये बेल जा रहा है विच मीन्स कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। जब आप IQ टेस्ट खोल के देखेंगे ना, तो वहाँ पे इस जगह पे 100 लिखा होगा विच इज़ द नॉर्मल IQ, और नॉर्मल IQ आपको यहीं पे बेल पे मिलेगा, वरना यहाँ पे 55 70 इस तरीके से लिखे हुए होते हैं। तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन जो है ना बेल के थ्रू होती है। फिर है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टेस्ट ब्लूप्रिंट, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, दो और थे मिसटाइप हो गए हैं, सॉरी फॉर दैट। तो आपने उसका जो नेम है वो टेस्ट ब्लूप्रिंट है, क्योंकि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है ना वो आपको एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बताता है आपके टेस्ट के हवाले से। उसमें आपके यहाँ पे लेवल्स लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, और वहाँ पे इतने नंबर्स लिखे होते हैं। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉलेज का लेवल है ना, तो आपने नॉलेज के हिसाब से कितने क्वेश्चंस दिए हैं, 2 दिए हैं, कितने दिए, इस तरीके से फिर दूसरा तीसरा इनका एंड बनता है, और यहाँ पे भी इनका कोई समेशन होती है। तो इस टेस्ट का वो कह रहे हैं दूसरा नाम आपने टेस्ट ब्लूप्रिंट करना है। 49 टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन किस चीज़ में हेल्प करता है? टेस्ट डेवलपमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, स्कोरिंग में या रिपोर्टिंग में। तो ये आपका टेस्ट डेवलप करने में हेल्प करता है। फिर है द पर्पस ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टू डेवलप द इंटीग्रेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स, टू डेवलप अ बैलेंस टेस्ट, टू हेल्प द टीचर फॉर सैम्पलिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द कंटेंट्स। तो क्योंकि इसके अंदर
आपने लिखा होता है कि ये लेवल्स होते हैं, तो ये टीचर को हेल्प करता है कि वो हर लेवल के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन दे। वो एक बैलेंस टेस्ट भी बनाता है कि आपका उसमें लेवल्स होते हैं, तो वो आपको ये भी बताता है कि जो बैलेंस टेस्ट है उसमें सपोज कुछ क्वेश्चन नॉलेज के हैं, आप कुछ कॉम्प्रहेंशन के, कुछ सिंथेसिस के क्वेश्चन हैं, तो इसमें भी हेल्प करता है। और ये आपके ऑब्जेक्टिव और कॉन्टेंट्स के बीच में इंटीग्रेशन करवाने में भी हेल्प करता है। अच्छा, तो आपने इसके ऊपर ऑल ऑफ अबव लगाना है। 51 टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय developing list of instructional objectives, preparing the draft of course contents, या preparing two way chart, या फिर all of above। तो इसका भी all of above है क्योंकि आपने इसमें two way chart तो बनाना ही है। ठीक है, टू टेल योर ऑब्जेक्टिव्स एंड योर लेवल्स, आपने वो इसमें जो आप जब टेबल बनाते हैं, मैंने पीछे बताया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और यहाँ पे आपके लेवल्स लिखे हुए होते हैं। इस तरीके से एक आपका ड्राफ्ट बन जाता है कि आपने कौन से कोर्स कंटेंट्स डालने हैं, और ये आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की लिस्ट जो होती है वो यहाँ पे आप जो बनाते हैं उसमें भी आपको हेल्प आउट करते हैं। ये इन तीनों चीज़ों को मिला के हेल्प नहीं करता, बल्कि तीनों चीज़ों को मिला के आपने इनको ध्यान में रख के फिर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना होता है। फिर आपके पास है द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम्स इज। अब सप्लाई टाइप क्या होते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपने उसको फिल करना होता है। तो ये कंप्लीशन आइटम्स होते हैं। कंप्लीशन आइटम्स फिल इन द ब्लैंक्स को भी कहते हैं। वहाँ पे अगर आ जाए कि फिल इन द ब्लैंक्स का दूसरा नाम, तो आप कंप्लीशन आइटम्स कहेंगे। यहाँ पे मैंने क्यों, आप बोलेंगे यहाँ पे भी ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है, या मैचिंग आइटम्स में भी 7 ऑप्शन होते हैं। तो कंप्लीशन आइटम्स में फॉर एग्जाम्पल हम जब कुछ कर रहे होते हैं ना, ये सपोज कुछ लिखा होता है, फिर डैश है, फिर ये सारा ख़त्म, ऊपर कुछ बॉक्सेस दिए होते हैं जहाँ से आपने फिल करने होते हैं कि ये इसका आंसर है, फिर एक दूसरे का आंसर होता है। तो ये सप्लाई आपको मिला हुआ होता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें ना, तो आपकी कंप्लीशन आइटम्स जो है ना करेक्ट आंसर ठहरता है। इस तरीके से जो अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम्स होते हैं कि आपने बताना है कि दोनों में से कौन सा सेम है, ट्रू या फॉल्स, राइट या रॉन्ग, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो ये इन्हीं के ही नाम है। आपने इस पर भी ऑल ऑफ अबव करना है। अच्छा, फिर है हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव। मैचिंग आइटम्स के कितने कॉलम्स होते हैं, सो ऑल ऑफ यू नो कि इसके 2 कॉलम होते हैं। 55 द आइटम इन कॉलम फॉर विच मैच इज सॉर्ट इज। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास 2 कॉलम्स होते हैं मैच कॉलम्स में, और उसमें जिस कॉलम के लिए मैच देखा जाता है, ढूंढा जाता है, उस कॉलम को क्या बोलते हैं। तो ये कॉलम जो आपका होता है जिसके लिए मैच ढूंढा जाता है, ये आपका प्रीमाइज कहलाता है, और ये आपका रिस्पॉन्स कहलाता है। तो जिसके लिए देखा जाता है वो आपका प्रीमाइज है, और अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि जहाँ पे आपके आंसर्स मैच करते हैं, जहाँ पे प्रीमाइज मैच करता है, वो आपका रिस्पॉन्स कॉलम होता है। 56 आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। अब ये दोबारा वही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स ढूंढ रहे हैं, यानी कि एक को दूसरे से मैच करना है, तो ये आपका मैचिंग आइटम होता है। फिर है द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ MCQs। पीछे समझाया था जो आपका स्टेटमेंट या क्वेश्चन होता है, इसमें सिर्फ मैंने आपको वर्डिंग चेंज करके दी है, तो वो आपका स्टेम कहलाता है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन होता है या जो प्रॉब्लम होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज़ है ना, दिस इज स्टेम। फिर है द लिस्ट सजेस्टेड आंसर्स इन MCQs इज। जो आपकी आंसर की लिस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था जो करेक्ट होते हैं वो आंसर होता है, और जो रॉन्ग होता है वो डिस्ट्रैक्टर होता है। लेकिन एक सारी लिस्ट भी तो होती है ना। फॉर एग्जाम्पल अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से कि ये इसका आंसर है, ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया, और ये सारे क्या हो गए, डिस्ट्रैक्टर्स हो गए। लेकिन इन सब का भी तो कुछ नाम होगा ना, इन सब का नाम अल्टरनेटिव्स भी होता है, चॉइसेस भी आप कह सकते हैं, या ऑप्शंस भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। इस तरीके से द करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ इज, करेक्ट ऑप्शन को क्या बोलते हैं, आंसर, और जो आपका इनकरेक्ट आंसर होता है उसको आप कहते हैं डिस्ट्रैक्टर। 61 द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट आइटम इज MCQ है द टाइप ऑफ ऐसे इन विच द कंटेंट्स आर लिमिटेड। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे लिमिटेड कंटेंट्स हों तो आप वो आपका होता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। और इसी तरीके से वो आइटम जिसके अंदर एबिलिटी होती है फॉर द सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेट, तो आपका आंसर है वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेज। तो ये आप नेम से ही इनको देख सकते हैं। 64 टेस्ट दैट मेजर्स लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज। स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को जो टेस्ट मेजर करता है वो आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है। 65 द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट वाज एल्फ्रेड बीने। और जो ये स्टर्न है, इन्होंने जो है फॉर्मूला दिया था IQ का। अब हम आगे IQ का फॉर्मूला देखेंगे, आपने दोनों के नाम याद रखने, ठीक है। 66 द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द IQ वाज प्रेजेंटेड बाय।
तो आईक्यू का जो फॉर्मूला था वो स्टर्न ने दिया था, आपने यहाँ पे स्टर्न को करना है। अब मैं आपको पहले आईक्यू फॉर्मूला बता देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था पर ये बहुत बड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा आपको नेक्स्ट पेज पे मैं ये करवा देती हूँ। अच्छा, 67th में उन्होंने पूछा है कि आईक्यू ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग सेम मेंटल एंड फिजिकल एज विल बी, आपने बताना है इसमें से क्या होती है। तो अब हम आईक्यू फार्मूला मैं आपको करवा देती हूँ, वो आपको याद होना चाहिए, क्या पता वो पेपर में वैसे भी आ जाए। और उसके बाद अगला क्वेश्चन भी इसी के रिगार्डिंग है, तो मैं आपको फार्मूला के थ्रू करवा देती हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, सेम मेंटल एज एंड सेम फिजिकल एज हमने खुद से डिटरमाइन करनी है, कोई भी मेंटल एज या फिर कोई भी फिजिकल एज। अब यहाँ पे मैं आपको आईक्यू का फॉर्मूला करवा देती हूँ। आईक्यू का आपका फॉर्मूला है, ऊपर आपकी होती है मेंटल एज, ठीक है। मेंटल एज जो है ना सर्टन टेस्ट के बाद पता चलती है किसी भी स्टूडेंट की। और नीचे आपकी होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हम फिजिकल एज भी कहते हैं। इसको हम, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि आप सेम ले लें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 ले लेती हूँ कि बच्चे की मेंटल एज भी 10 है और इसकी क्रोनोलॉजिकल या फिजिकल एज भी 10 है। इसको मैं 100 से कर लेती हूँ, तो आप देखिए ये 10 तो 10 से कट हो गया, तो उसके आंसर 100 आ जाता है। या फॉर एग्जांपल मैं, आप 10 ही ले लें, इस तरफ इस मेथड से भी अगर आप करना चाहें, ये 0 0 से कट गया और 10 10 ज़ा, वही आपका क्या आंसर आ रहा है, 100 आंसर आ रहा है। 15 को कर ले, 20 को कर ले, नीचे वाला ऊपर से कट हो जाएगा और 100 जो है ना आपका नॉर्मल आईक्यू होता है। 68 में आपने दोबारा आईक्यू बताना है एक स्टूडेंट का, जिसकी अब उन्होंने हमें दोनों एजेस दी हुई हैं। मेंटल एज उन्होंने 12 ईयर्स दी हुई है और फिजिकल एज उन्होंने 10 दी हुई है। तो अब आप खुद देखिए, मेंटल एज उसकी ज़्यादा है फिजिकल एज से, तो आईक्यू उसका ज़्यादा आएगा। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे इसके फॉर्मूला के थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, अब मेंटल एज उसकी थी 12 और फिजिकल एज उसकी 10 थी। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपका MA होता है, ये CA होता है। आपने वो वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आप देखें, ये 0 0 से कट कर दें और 1 रह गया, तो यहाँ पे 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो 120 इसका आंसर आता है। तो उस बच्चे का आईक्यू कितना ठहरता है, उसका आईक्यू 120 ठहरता है। ये आपने तरीके से सही तरीके से याद कर लेना है। अच्छा, फिर ये वही वैलिडिटी के ऊपर था कि वो टेस्ट जो वही मेजर करे जो वो क्लेम करे, दैट इज़ जो वैलिडिटी मैंने कट कर लिया क्योंकि इसकी नीड नहीं थी। अच्छा, उसके बाद है वो करेक्टरिस्टिक किसी भी आइटम का जो डिस्क्रिमिनेट करे हाई अचीवर और लो अचीवर के बीच में, उसको हम डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आज हमने 50 MCQs कर लिए, पिछली वीडियो में 20 MCQs थे। सो इन ऑल जो है आपके असेसमेंट के 70 बन जाते हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपकी हेल्प कर रही हैं। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन एजुकेशनल कंटेंट नीड्स टू गेट प्रमोटेड। थैंक यू सो मच।